नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग रिकॉल वाला पार्ट को कवर करेंगे। जो ग्राम पंचायत में रिकॉल या प्रत्यावर्तन या उसी को प्रत्यादिष्ट कहते हैं, वो वाला पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके अलावा स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति कब की जाती है, पद की रिक्ति में क्या क्या, जब पद रिक्त हो जाता है तो कौन उसका पद धारण करता है, स्थानापन्न सरपंच क्या होता है, वो वाला पार्ट देखेंगे। इसके बाद जो हम लोग का ग्राम पंचायत है वो खत्म हो जाएगा। जनपद पंचायत भी हम लोग आज की वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा पोर्शन हम लोग जनपद पंचायत का भी पढ़ेंगे। उसके बाद जब आगे आएंगे तो हम लोग जनपद पंचायत को रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में रिकॉल से सवाल आते हैं। इसके पहले तक हम लोग ग्राम सभा और आकस्मिक ये जो आपका अविश्वास प्रस्ताव है वो सब वाला हिस्सा हम लोग कवर कर लिए हैं। 5 क्लास पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुकी है, 6वीं क्लास है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग ये वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, बहुत लोग को डाउट था कि रेगुलर आ रहेगा कि नहीं वीडियो करके। मैं आप लोग को अभी भी बोल रहा हूँ कि रेगुलर आ ही रहा है, बस एक दिन कोई दिन गैप हो जाता है क्योंकि आजीविका वाला पोर्शन भी हम लोग का चल रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। एक आध दिन अगर अल्टरनेट गैप हो जाता है तो होगा, नहीं तो फिर रेगुलर आते रहेगा पंचायती राज की भी वीडियो अब। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। धारा 21A रिकॉल, प्रत्यावर्तन या प्रत्यादिष्ट, इस तीनों को याद रखना ना। हिंदी में भी नाम याद रखना। कई बार रिकॉल दे देता है, कई बार प्रत्यावर्तन दे देता है, कई बार प्रत्यादिष्ट दे देता है। धारा 21A, और मैं जो 4 धारा बताया था कल कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन सा धारा है ना, उसके बाद कौन सा रिकॉल के लिए कौन सा धारा है, धारा 21A, निलंबन के लिए धारा 39, और पद से हटाने के लिए धारा 40, और क्या बोलते हैं आपका अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या है, धारा 21। ठीक है, तो ये सब वाला पोर्शन जो है वो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं रिकॉल जो है वो किसके द्वारा लाया जाता है। तो जैसे कि देखिए, सरपंच और पंच को, देखो सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी हटाया जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है, ऐसे याद रखना। पूरा नहीं लिख रहा हूं। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव यहां अजुड़ा है ना, अप्रत्यक्ष जो लोग निर्वाचित होंगे, लेकिन अपवाद क्या है, सरपंच। तीनों ही स्तर पर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तीनों ही स्तर पर इसको ध्यान रखना। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अप्रत्यक्ष जो लोग निर्वाचित होंगे सदस्य, उनके खिलाफ लाया जाएगा। अविश्वास अप्रत्यक्ष अजुड़ा है ना, लेकिन सरपंच अपवाद है। जैसे कि जनपद पंचायत में अप्रत्यक्ष रूप से कौन निर्वाचित होता है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष। जिला पंचायत में जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष जो लोग निर्वाचित होते हैं उसके खिलाफ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और ये जो रिकॉल रहेगा, या इसको कहते हैं प्रत्यादिष्ट या प्रत्यावर्तन, ये लोग जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं उनके खिलाफ लाया जाता है, उनके लिए लाया जाता है। लेकिन अपवाद क्या रहेगा इसमें भी, सरपंच। तो सरपंच जो है, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव से भी हटाया जा सकता है, रिकॉल से भी हटाया जा सकता है। लेकिन अप्रत्यक्ष, इसको ध्यान रखना, विश्वास प्रस्ताव अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के लिए आता है और रिकॉल जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों के लिए आता है। तो रिकॉल प्रत्यक्ष निर्वाचित मतलब सरपंच, और किसके लिए आएगा, पंच भी प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ये ध्यान रखना, ट्रिक से याद रखना। किसके द्वारा लाया जाता है, तो मतदाताओं के द्वारा। अगर कहीं सरपंच को या पंच को हटाना, रिकॉल लाना है, तो रिकॉल फिर मतदाताओं के द्वारा लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव और रिकॉल में दोनों में अंतर क्या है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो रहता है वो निर्वाचित पंचों के द्वारा लाया जाता है। वो लोग आवेदन करते हैं, मतलब जिसको आप लोगों ने इलेक्टेड करके भेजा है, जिसको आप लोगों ने निर्वाचित करके भेजा है, वो लोग ला सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव। लेकिन रिकॉल कौन लाएगा, रिकॉल पब्लिक ला सकती है, मतलब जो मतदाता हैं ग्राम पंचायत के, ग्राम सभा के, वो लोग ला सकते हैं रिकॉल को। ये दोनों में अंतर होता है। तो किसके द्वारा लाया जाता है, मतदाताओं के द्वारा, पब्लिक के द्वारा। मतदाता 18 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा के समस्त मतदाता, मैंने आपको क्या बताया था, एक ग्राम पंचायत के भीतर, है ना, एक ग्राम पंचायत के भीतर कई ठो क्या रहेंगे, गांव रहेंगे। मान लो जाए एक ग्राम पंचायत है, उसके भीतर 4 गांव हैं, तो अलग अलग गांव हैं, सबकी ग्राम सभा होगी एक एक। तो ग्राम पंचायत के भीतर आने वाली ग्राम सभा, ये ग्राम सभा है, दूसरी ग्राम सभा है, तीसरी ग्राम सभा है, चौथी ग्राम सभा है, सब ग्राम सभा में मतदाता होंगे। ये सब मतदाता मिलकर ग्राम पंचायत के किसके खिलाफ, सरपंच के खिलाफ क्या लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो यहाँ पे रिकॉल लाएंगे। ग्राम पंचायत के भीतर आने वाली ग्राम सभा के समस्त मतदाताओं के द्वारा रिकॉल, प्रत्यावर्तन या प्रत्यादिष्ट लाया जाता है।
मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हूँ, लेकिन आप लोग को अगर अच्छे से समझना है तो आप लोग पूरा पूरा इसको लिखते चलेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए, बाद में भी आप लोग को डाउट ना हो कोई। ये पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। किसके खिलाफ लाया जाता है? तो सरपंच और पंच दोनों के खिलाफ लाया जाता है। सरपंच और पंच के खिलाफ जब लाएंगे तो सरपंच और पंच के खिलाफ लाने में एक ठो बेसिक डिफरेंस है, बस उसको मैं वहां पे बताऊंगा आपको। बाकी दोनों के लिए लाया जा सकता है, एक ठो बस याद रखना, बस बेसिक डिफरेंस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पंच के लिए जो लाया जाता है ना उसमें आपको एक डिफरेंस बताऊंगा सरपंच और पंच के लिए लाने में। किसे आवेदन करेंगे? आवेदन कौन करेगा? मतदाता आवेदन करेंगे। किसको आवेदन करेंगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन करेंगे। याद रखना, आवेदन किसको करेंगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। ग्राम पंचायत के भीतर ग्राम सभा के 1/3 मतदाता के लिखित हस्ताक्षर द्वारा आवेदन होना चाहिए। ग्राम सभा में जितने भी मतदाता हैं उसके 1/3 मतदाता है ना, 1/3 मतदाता के द्वारा रिटर्न रूप से, लिखित रूप से अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन किया जाएगा। प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर है ना, अब जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहेगा उसको जिस दिन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, मान लो जाए 1 जून को प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो क्या करेगा? प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर क्या करेगा? वो राज्य निर्वाचन आयोग को इस प्रस्ताव की जानकारी देगा। ठीक है, ध्यान रखना, मान लो जाए 1 जून को उसको प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो इसके 30 दिन के भीतर वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसको जानकारी देगा कि भाई यहां पर अमुक नाम के गांव में क्या ला दिया गया है, यहां पर पंचायत में रिकॉल प्रत्यावर्तन प्रत्यादिष्ट के लिए आवेदन आया है। इसकी जानकारी किसको देगा? राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, और राज्य निर्वाचन आयोग जल्द से जल्द मीटिंग की तारीख तय करेगी। पूरा समझ में आना, मैं जो बोल रहा हूं उसको पूरा लिखना, बोर्ड पे पूरा नहीं लिखा है क्या? प्रस्ताव प्राप्त होने के, ये लोग हस्ताक्षर द्वारा आवेदन करेंगे। अब आवेदन का प्रस्ताव जब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्राप्त होगा तो प्रस्ताव प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राज्य निर्वाचन आयोग को प्रत्यावर्तन या रिकॉल की सूचना देगा, और राज्य निर्वाचन आयोग सूचना प्राप्त होने के पश्चात जल्द से जल्द रिकॉल या प्रत्यावर्तन या प्रत्यादिष्ट के लिए सम्मेलन के आयोजन करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग सम्मेलन बुलाने के लिए कहेगा। ठीक, अब जब भाई अब रिकॉल के लिए जो वोटिंग होता है उसका सम्मेलन बुलाया जाएगा, उसमें वोटिंग होगा ना, तो अब उसके बाद कुल मतदाता के 50% प्लस 1, अब जैसे कि उस दिन उपस्थित है मतदाता कौन रहेंगे? पब्लिक, तो मतदाता जितने भी उपस्थित हैं उसके 50% प्लस 1, सिंपल वोटिंग होता है, नॉर्मल वोटिंग। आधे से ज़्यादा लोग अगर समर्थन में पक्ष में है रिकॉल के तो क्या होगा? वो क्या होगा? पारित हो जाएगा रिकॉल। और ये गुप्त मतदान होता है, इसका मतलब कोई जान नहीं पाएगा कि कौन किसको वोट दे रहा है। तो कुल मतदाता के 50% प्लस 1 अगर कहीं पक्ष में है तो रिकॉल क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। ठीक, ये रिकॉल के पारित होने का पूरा पूरा प्रोसेस होता है। क्लियर है? एक एक लाइन आप लोग को समझा दी हूँ, अच्छे से नोट करेंगे। ठीक है, अब देखो रिकॉल कब कब नहीं लाया जा सकता। तो पहला, कोई भी पदाधिकारी चाहे सरपंच हो पंच हो, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, ग्राम पंचायत में और केवल सरपंच और पंच दोनों के खिलाफ ही लाया जा सकता है रिकॉल। उसके बाद जनपद और जिला में नहीं होता है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव में जो आपको बताया हूं ना, वो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत तीनों के लिए एक साथ बता दिया हूं। तो ये तीनों को ध्यान रखना आप लोग। तो अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के में है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में किसके खिलाफ आया है? सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ। उसी तरीके से जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाएगा, मैं जब जनपद पंचायत पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा आपको, लेकिन प्रोसेस जो रहेगा वही रहेगा। तो उसको पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। उसमें भी अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, जैसे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके खिलाफ लाएगा। जिला पंचायत में भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। केवल जनपद पंचायत सदस्यों को वोट दिया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कौन? जनपद पंचायत सदस्य। और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कौन? जनपद पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत उपाध्यक्ष। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा उसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। जब मैं बताऊंगा डिटेल में जब पढ़ाऊंगा जनपद पंचायत तो। लेकिन वो जो अविश्वास प्रस्ताव का जो पैटर्न रहता है, जो प्रोसेस रहता है, जो कैलकुलेशन में आपको बताया था, वो तीनों के लिए लगभग सेम ही रहेगा। ठीक, अब रिकॉल कब नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो याद रखना, ये जो रिकॉल या प्रत्यावर्तन के प्रत्यादिष्ट है वो केवल और केवल सरपंच और पंच के खिलाफ, वो भी केवल ग्राम पंचायत में लाया जाता है। जनपद पंचायत में रिकॉल नहीं लाया जाता, जिला पंचायत में रिकॉल नहीं लाया जा सकता किसी के खिलाफ, केवल ग्राम पंचायत में। ये नोट करके लिख लेना अलग से। पहला, कब नहीं लाया जा सकता? पदाधिकारी का आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? कुल कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है ना। तो कुल कार्यकाल कितना होता है पंचायत का? बताओ। 5 साल। तो 5 साल कुल कार्यकाल होता है। अब इसका आधा कार्यकाल मतलब 2.5 ईयर। तो 2.5 साल का जो कार्यकाल अगर पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं लाया जा सकता। ठीक, मतलब
आज के डेट में पद ग्रहण करता है तो जब तक आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तब तक क्या नहीं लाया जा सकता। दूसरा क्या है, अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता। मतलब 5 साल का कार्यकाल है तो 4.6 ईयर, ठीक है, अगर हो गया है, अब कितना बचा है, 6 माह बस बचा है कार्यकाल को, तो ये अंतिम के 6 माह में नहीं लाया जा सकता। अगर कहीं 4 साल हुआ है तो लाया जा सकता है, 4 साल 2 महीना हुआ है लाया जा सकता है, 4 साल 3 महीना हुआ है लाया जा सकता है, 4 साल 6 महीना अगर कहीं हो गया है तो नहीं लाया जा सकता उसके बाद। ठीक है, समझ गए। अब देखो, उपचुनाव के बाद निर्वाचित पदाधिकारी का भी आधा कार्यकाल, देखो जो मेन मुख्य चुनाव है वो 5 साल में एक बार होता है। उपचुनाव क्या हुआ, कोई सीट अगर रिक्त हो गई है, ठीक है ना, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण जो या कुछ ऐसा हो गया। कभी कभी क्या होता है पंचायतों में भी दंगा वगैरह हो जाता है, किसी के कारण से दंगा हो गया, कुछ तत्काल मृत्यु हो गई, कुछ हो गई, तो उस समय क्या होता है कि जो पद रहता है वो रिक्त हो जाता है। तो अब उस समय क्या होगा, अब वो पद भरा ही नहीं गया है, या फिर कोई अगर कहीं घोटाले का दोषी पाया जाता है, या फिर अगर पता चलता है राज्य निर्वाचन आयोग को कि यहीं पर ये जो क्रॉस वोटिंग हुआ है या वोटिंग सही तरीके से नहीं हुआ है, तो उस चुनाव को, उस जगह के चुनाव को, उस पंचायत के चुनाव को निरस्त कर देती राज्य निर्वाचन आयोग। तब क्या होता है, वहाँ बाद में होता है वो फिर से चुनाव होगा 6 माह के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, उप चुनाव कहते हैं। उपचुनाव किसको कहते हैं, सीट अगर खाली है तो उसके बाद जो फिर से चुनाव होता है 6 माह के भीतर, उसको उपचुनाव कहा जाता है। तो उस उपचुनाव के बाद भी निर्वाचित पदाधिकारी अगर कोई सरपंच है तो उसका आधा कार्यकाल भी जब पूरा हुआ है, आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तो नहीं लाया जा सकता। उसका फिर से आधा कार्यकाल मतलब 2.5 ईयर, तो उसके शपथ ग्रहण करने से फिर आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ तो फिर नहीं लाया जा सकता। तो उपचुनाव के बाद निर्वाचित पदाधिकारी का भी अगर आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तब भी रिकॉल नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब रिकॉल जो है वो पारित हो गया, और अगर उस सरपंच या पंच को ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ रिकॉल कोई षड्यंत्र के तहत लाया गया है, कोई द्वेष भावना के चलते लाया गया है, मेरे फेयर कंपटीशन नहीं हुआ, फेयर मेरे निष्पक्ष नहीं रहा गया है मेरे लिए, तो वो क्या कर सकता है, कलेक्टर से अपील कर सकता है। तो अपील कितना दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर कलेक्टर से अपील करेगा, और 7 दिन के भीतर अपील करेगा तो उसके बाद 30 दिन के भीतर, जैसे कि मान लो जाए 7 जून को अपील किया तो 7 जुलाई 30 दिन के भीतर, 7 जून को अपील किया तो 7 जुलाई तक 30 दिन के भीतर क्या करेगा, कलेक्टर निर्णय देगा। और अगर कलेक्टर बोल दिया कि रिकॉल सही है करके तो फिर उसको मानना पड़ेगा, उसका निर्णय अंतिम होता है। और अगर बोल दिया कि फिर रिकॉल सही तरीके से नहीं लाया गया है करके तो फिर वो रिकॉल निरस्त हो जाएगा। तो ये 30 दिन के भीतर निर्णय देगा जो अंतिम होता है। तो ये समझ गए आप लोग पूरा रिकॉल का प्रोसेस। अब यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कि पंच के लिए जो रिकॉल लाया जाता है उसमें भी सेम प्रोसेस रहता है। अंतर सिर्फ इतना है, वार्ड के 1/3 मतदाता लिखित मांग करते हैं। यहां पर आवेदन कितने लोग करेंगे, आवेदन ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले जितने भी ग्राम सभा हैं उसके 1/3 मतदाता लिखित हस्ताक्षर द्वारा आवेदन करेंगे। एक ग्राम पंचायत के भीतर अगर 5 ग्राम सभा आ रहा है तो 5 ग्राम सभा के जितने मतदाता हैं उसमें सब के मिला के 1/3 मतदाता क्या करेंगे, जितने भी मतदाता हैं उसके 1/3 मतदाता लिखित रूप से आवेदन करेंगे। और यहाँ पर पंच पद के लिए जिस वार्ड का वो पंच है, मान लो जाए वार्ड नंबर 3 का वो पंच है, तो वार्ड नंबर 3 में के जितने सदस्य हैं, वार्ड नंबर 3 के मान लो जाए 100 सदस्य हैं, तो उसके 1/3 मतदाता, उस सिर्फ वार्ड के मतदाता, याद रखना यहाँ पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभा के मतदाता, और यहाँ पर उस वार्ड के अंतर्गत आने वाले जितने मतदाता हैं उसके 1/3 मतदाता क्या करेंगे, लिखित मांग करेंगे। और बाकी जो प्रोसेस रहेगा किससे मांग करेंगे, अनुभागीय अधिकारी राजस्व से मांग करेंगे। प्रस्ताव पारित होने के 30 दिन के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, राज्य निर्वाचन आयोग सम्मेलन बुलाएगा, सम्मेलन में आधे से अधिक अगर कहीं पक्ष में वोट दिए तो पारित हो जाएगा। कब नहीं लाया जा सकता, तो पंच के लिए भी कब नहीं लाया जा सकता रिकॉल, जब पंच का आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता। उपचुनाव में निर्वाचित पंच का आधा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है तब नहीं लाया जा सकता। ये भी रिकॉल के लिए अपील 7 दिन के भीतर कलेक्टर से कर सकता है, कलेक्टर 30 दिन के भीतर निर्णय देगा जो अंतिम होगा। पूरा प्रोसेस सेम है, डिफरेंस सिर्फ एक चीज में है, सरपंच के लिए 1/3 मतदाता पूरे ग्राम सभा के वोट आवेदन करेंगे, पंच के लिए 1/3 मतदाता जो वार्ड के हैं वो लोग आवेदन करेंगे। 2 चीज में सिर्फ अंतर है। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, आकस्मिक रिक्ति। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कहीं पद खाली हो गया तो उसको कहते हैं आकस्मिक रिक्ति। तो उस किस किस सिचुएशन में होता है, ग्राम पंचायत के सरपंच है ना, आकस्मिक रिक्ति। अब मान लो जाए हम लोग सरपंच के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो आकस्मिक रिक्ति कब होगा, अगर उसकी मृत्यु हो गई सरपंच की तब, अगर वो त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया तब, अगर वो अविश्वास प्रस्ताव से उसका पद खाली हो गया, ठीक है, तब रिकॉल से पद खाली हो गया तब, पद से निलंबित सस्पेंड कर दिया गया तब, या फिर विधायक या सांसद बन गया, अगर वो सरपंच क्या बन गया, विधायक बन गया, या फिर सरपंच क्या बन गया, सांसद बन गया तब।
इस सिचुएशन में उसका पद क्या हो जाता है, आकस्मिक रिक्ति कहलाती है। और इस सारे सिचुएशन में क्या करेगा, अब जैसे कि मान लो जाए, अब देखो सारे सिचुएशन में सेम चीज़ें अप्लाई होगी। मैं एक बार मृत्यु को रिस्पेक्ट में लेके आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब अगर डेथ हो गई उसकी तो उसको मैं एज्यूम करके बता दे रहा हूँ। अब मृत्यु हो गई अगर सरपंच की, तो मृत्यु के बाद क्या होगा, तो मृत्यु होने के बाद आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी। तो आकस्मिक रिक्ति के बाद सचिव 15 दिन के भीतर, जिस दिन आकस्मिक रिक्ति हुई है उसके 15 दिन के भीतर सचिव क्या करेगा, एक विशेष बैठक बुलाएगा। इसको क्या कहेंगे, विशेष बैठक बुलाएगा। तो आकस्मिक रिक्ति होने के 15 दिन के भीतर सचिव क्या करेगा, विशेष बैठक बुलाएगा और उस विशेष बैठक में निर्वाचित पंच अपने बीच से एक सरपंच को नियुक्त करेंगे। अब सरपंच की तो मृत्यु हो गई ना, तो उस जो 15 दिन के अंदर का उसकी मृत्यु के 15 दिन के भीतर सचिव बैठक बुलाएगा और उसमें से जो इलेक्टेड पंच रहेंगे, निर्वाचित पंच रहेंगे, वो अपने बीच से क्या करेंगे, एक जन पंच को चुन लेंगे, सब लोग सर्वसम्मति से कि भाई इसको सरपंच बना दो। तो वो सरपंच कहलाएगा स्थानापन्न सरपंच। क्या बोलेंगे उसको, स्थानापन्न सरपंच। 10 से 15 बार आ चुका है पेपर में, सब कंडीशन को एक एक बार दे चुका है। रिकॉल से पद खाली होगा तो क्या होगा, निलंबन से पद खाली होगा तो जो सरपंच की नियुक्ति की जाएगी उसको क्या बोलेंगे, कैसे सरपंच, कौन रहता है सरपंच, क्या किया जाएगा। तो सब क्वेश्चन बार बार आ चुका है। कभी एमसीक्यू करवाऊंगा तो बताऊंगा भी मैं इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चाहे मृत्यु हो, चाहे त्यागपत्र हो, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे रिकॉल हो, चाहे पद से हटाना हो, चाहे निलंबन हो, किसी भी तरीके से विधायक बन जाए वो, सांसद बन जाए वो, किसी भी तरीके से अगर पद रिक्त होता है तो स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति की जाएगी। इलेक्शन नहीं होगा, याद रखना, इलेक्शन नहीं होगा। कब होगा, 6 महीने के अंदर इलेक्शन होगा ना। तो जब तक सरपंच का निर्वाचन नहीं हुआ है तब तक, मतलब 6 महीने के भीतर सरपंच का निर्वाचन कराना रहता है। तो अब 6 महीने के भीतर सरपंच का निर्वाचन कराएंगे तो 6 माह के तक क्या रहेगा, स्थानापन्न सरपंच कार्यभार संभालेगा। अब आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि उप सरपंच कब कार्यभार संभालता है, उप सरपंच का क्या काम है। उप सरपंच तब कार्यभार संभालता है जब सरपंच क्या रहता है, सरपंच का तबीयत खराब है, कोई चीज से छुट्टी में है, किसी कारण से नहीं आ पाया है वो, और किसी कारण से कहीं गया है, तब अगर छुट्टी में है तब उप सरपंच कार्यभार संभालेगा। नहीं तो इन सभी कंडीशन में उस स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर, पूरा क्लियर हो गया। मैं जो बोला उसको डिटेल में लिख लेना आप लोग। अब देखते हैं शक्तियां। अब ये जो स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति की जाएगी इस 6 महीने के ड्यूरेशन में, मान लो जाए 4 साल हुआ है, अभी 4 साल के बाद कार्यकाल 4 साल हुए, मृत्यु हो जाती है, तो अब 4 साल 6 महीने के अंतर्गत, 4 साल 5 महीने के अंतर्गत क्या होगा, चुनाव होगा। 6 महीने के अंतर्गत चुनाव करा रहता है तो इस 5 महीने के ड्यूरेशन में कौन बनेगा, स्थानापन्न सरपंच पदभार ग्रहण करेगा। अब ये 5 महीने के ड्यूरेशन में जो स्थानापन्न सरपंच रहेगी उसकी शक्तियां उसी मेन सरपंच के हिसाब से रहेंगी। मुख्य सरपंच के पास जितनी शक्तियां थी उतना ही स्थानापन्न सरपंच के पास शक्तियां रहेंगी। और अगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ध्यान रखना, मैं अब जो बताने जा रहा हूं, अगर मान लो जाए जो सरपंच है, ये जो सरपंच था मुख्य सरपंच जिसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, वो सरपंच अगर एसटी जनजाति का था तो जो स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति होगी वो भी एसटी जनजाति का रहेगा। जो सरपंच की मृत्यु हुई है वो एससी का था तो स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति होगी वो भी एससी जनजाति का ही होगा। अगर वो ओबीसी का था तो जो स्थानापन्न सरपंच होगा वो ओबीसी जनजाति का ही रहेगा, ठीक है। और अगर आरक्षित महिला थी, मतलब एसटी फीमेल अगर थी, कौन, जो सरपंच मुख्य सरपंच, तो उसके बाद जो स्थानापन्न सरपंच रहेगी वो भी एसटी फीमेल ही रहेगी। और मान लो जाए कि स्थानापन्न सरपंच एसटी फीमेल नहीं है तो क्या होगा, जनरल फीमेल, सामान्य वर्ग से भी फीमेल, लेकिन सामान्य वर्ग की फीमेल होगी। देखो इसको एक बार बताता हूं, अगर कोई मुख्य सरपंच जो थी वो एसटी जनजाति की फीमेल थी यानी महिला थी, तो जो स्थानापन्न सरपंच होगी, है ना, वो पंचों में से नियुक्त की जाएगी, वो भी क्या रहेगी, एसटी फीमेल ही रहेगी, महिला ही रहेगी। और अगर एसटी जनजाति की महिला नहीं है तब फिर जनरल की सामान्य वर्ग की महिला को वहां पर स्थानापन्न सरपंच बनाया जाएगा, लेकिन रहेगी ये महिला ही। ऐसा नहीं कि पुरुष थी और उसके बाद फिर पुरुष को बना दिया, क्या बोलते, मतलब ऐसा नहीं होगा कि महिला थी और उसके बाद क्या होगा, स्थानापन्न सरपंच पुरुष को बना दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी की महिला उपस्थित नहीं है तो जनरल के नहीं, अनारक्षित महिला को यहां पर क्या बना दिया जाएगा, स्थानापन्न सरपंच बना दिया जाएगा। ये यहां पर लिखा हुआ हूं 2 लाइन में, मैं इसको आप लोग को डिटेल में लिखना है, जो बोला हूं उसको अपने शब्द में लिख लेना। यदि पंच की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, अब यहां पर तो सरपंच की आकस्मिक रिक्ति में बताया था, किसके रिस्पेक्ट में बताया था मैं, सरपंच। अगर पंच की आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो उसका कार्य ग्राम पंचायत द्वारा देखा जाएगा।
अगर कोई एक वार्ड का है, वार्ड का पंच अगर मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है किसी तरीके से, अगर पद रिक्ति हो जाती है, तो ग्राम पंचायत उसका काम देखेगा। बाकी तो एडमिनिस्ट्रेशन में है ना भाई, सरपंच है, उप सरपंच है, वो सब काम देखेंगे। जब तक उसका निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक पद खाली रहेगा उसका कोई स्थानापन्न पंच की नियुक्ति नहीं की जाएगी। स्थानापन्न केवल सरपंच की नियुक्ति की जाती है। अगर कोई वार्ड का नंबर 3, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, अगर कोई भी वार्ड का अगर पंच की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है और पद रिक्त हो जाता है, तो वो काम ग्राम पंचायत देख लेगा। बाकी जो है सरपंच उप सरपंच लोग देख लेंगे। उसका कोई भी स्थानापन्न सरपंच नहीं होता, वो तब तक निर्वाचन नहीं हो जाता तब तक उसका पद रिक्त रहेगा, यानी खाली रहेगा। निर्वाचन कब होगा? 6 माह के भीतर उसका निर्वाचन करवाना है। 6 माह के भीतर फिर से देखा जाएगा कि निर्वाचन हो सकता है कि नहीं। अगर 6 माह के भीतर निर्वाचन नहीं होगा तो फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर है। जब तक राज्य निर्वाचन आयोग ये आश्वस्त नहीं हो जाता कि उस वार्ड में निर्वाचन करवाना है, जब आश्वस्त हो जाएगा तो निर्वाचन हो जाएगा। क्लियर? समझ गए? पूरा ग्राम पंचायत को मैं डिटेल में कवर करवाया हूँ। इसके बाद जो चीज़ें छूटी हुई हैं, ठीक है, तो इसके बाद जो चीज़ें छूटी हुई है कि त्यागपत्र कौन किसको किसको देता है, क्या है, कैसा है, उसको सबको मैं पहले तीनों स्तर को अपन खत्म कर लेते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, है ना, तीनों ही स्तर को हम लोग खत्म कर लेते हैं पहले। उसके बाद जो अब चीज़ें छूटी हुई हैं, जैसे कि त्यागपत्र अभी सरपंच लोग किसको देगा, उप सरपंच किसको देगा, पंच किसको देगा, उसी के जनपद पंचायत में सदस्य अध्यक्ष लोग किसको देते हैं, जिला पंचायत में भी अध्यक्ष लोग किसको देंगे, सबको एक ठो टेबल में मैं आपको जमा के बताऊंगा। एक साथ बताऊंगा तो याद रहेगा, अलग अलग बताऊंगा तो याद नहीं रहेगा। तो ऐसा टेबल के फॉर्म में ऐसा करके, जैसे कि मैं चार्ट बनाया हूं ना, उसी तरीके से मैं आपको यहां पर एक साथ करके पूरा चीज़ों को नहीं, लेकिन जो चीज़ें छूटी हुई हैं उन चीज़ों को मैं तीनों को एक तरीके से चार्ट बना के बताऊंगा। अगर आपको पूरी चीज़ें चार्ट पे चाहिए, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैटेगरी सीधा बांट के एक साथ आपको बताऊंगा ना, जब यहाँ पे एक साथ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा दिमाग में, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था। अभी आपको पूरा हौच पौच हो जाएगा। देखना, जब जनपद पढ़ेंगे सेम चीज़ जनपद में पढ़ोगे, सेम चीज़ जिला में पढ़ोगे। याद करने में क्या होता है, दिक्कत होता है, थोड़ा थोड़ा 19-20 का अंतर है बस। तो इसीलिए आपके लिए वो चार्ट को प्रिपेयर किया हूँ मैं, कि एक साथ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए दिमाग में। अब ठीक है, जो लोग उससे पढ़ रहे हैं वो अच्छा है, नहीं पढ़ रहे हैं उन लोग को लिए क्या करूंगा मैं, सबको तो नहीं, आपको यहां पर नहीं बताऊंगा चार्ट में, लेकिन जो चीजें अब बची हैं उनको एक साथ क्या करूंगा, अब मैं टेबल फॉर्म में बता दूंगा आपको। तो वो चीजें आपकी कवर हो जाएगा। अगर आपको सब चीज चार्ट में चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, तो फिर आप उसको लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, उसको मैं बताऊंगा। अब आप मेरे को कोई कमेंट नहीं करेगा अभी कि ये चीज छूटा है, ये चीज छूटा है, सबको बताऊंगा, कुछ कवर छुड़वाऊंगा नहीं मैं। बस धैर्य रखो, पहले तीनों स्तर का हो जाए, जो चीज़ें कॉमन है उसको बता दूं, फिर उसके बाद जो डिफरेंस रहेगा उसको इस तरीके से टेबल फॉर्म में करके मैं बता दूँ। ठीक, अभी जनपद पंचायत देखते हैं। अब तो जनपद पंचायत में परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा के अपन देखते हैं, तो जनपद पंचायत में राज्यपाल अधिसूचना जारी करके जिले को क्या करेगा, राज्यपाल अधिसूचना जारी करके जिलों को ब्लॉक या विकास खंडों में विभाजित करेगा, और प्रत्येक ब्लॉक या विकास खंड की एक जनपद पंचायत होगी। प्रत्येक ब्लॉक या विकास खंड में एक जनपद पंचायत होगी। पूरा आप लोग ऐसे लिखेंगे, राज्यपाल अधिसूचना जारी कर जिले को ब्लॉक और विकास खंड में विभाजित करेगा, और प्रत्येक ब्लॉक या विकास खंड की एक क्या होगी, जनपद पंचायत होगी। या फिर राज्यपाल अधिसूचना जारी कर जिले को जनपदों में विभाजित करेगा, और प्रत्येक जनपद की एक जनपद पंचायत होगी। ठीक, अब अधिसूचना कौन जारी करता है, पहला सवाल तो यहीं से आता है, राज्यपाल अधिसूचना जारी करता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। वार्ड कितने होंगे जनपद पंचायत में, मिनिमम 10, मैक्सिमम 25। ठीक, 10 से 25। ग्राम पंचायत में कितने वार्ड थे, कम से कम 10, अधिक से अधिक 20। जनपद पंचायत में कितने वार्ड, कम से कम 10, अधिक से अधिक 25। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत होगी। जैसे कि प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत थी, प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत होगी। और 50,000 से अधिक जनसंख्या हो गया तब फिर क्या होगा, अधिकतम क्या हो सकते हैं, 25 वार्ड। तो प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत होगी। ठीक है, तो 10 वार्ड होंगे। अगर 50,000 से अधिक जनसंख्या हो गई तो अधिकतम फिर मैक्सिमम, फिर वो जनसंख्या के आधार पर सब वार्डों में जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए। उस तरीके से करके आपका 15, 20, 22, 25 उसको फिर जनसंख्या को डिवाइड करके बांट दिया जाएगा वार्ड में। जनपद पंचायत में निर्माण मतलब कौन कौन से सदस्य जनपद पंचायत में होते हैं। तो पहला निर्वाचित जनपद सदस्य। अब यहाँ पर क्या लिखा है, निर्वाचित लिखा है। तो जनपद सदस्य जो होते हैं उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। हम लोग जाके वोट देते हैं जनपद में, जनपद पंचायत में वोट को किसको देते हैं, जनपद पंचायत सदस्य बस को वोट देते हैं, ना अध्यक्ष को वोट देते हैं ना उपाध्यक्ष को वोट देते हैं। दूसरा विधायक ग्रामीण। देखो विधायक ग्रामीण का मतलब क्या हुआ, उस जनपद पंचायत के भीतर आने वाले समस्त विधायक, है ना, ऐसे सभी विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जनपद पंचायत के भीतर आता है, और विधायक, है ना, ऐसे विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जनपद पंचायत के भीतर आता है और वो जो है वो ग्रामीण है,
यहाँ पे ये लिखना कि ऐसे विधायक जनपद पंचायत के सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जनपद पंचायत के भीतर आता है और वो जनपद पंचायत ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र है, और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो ग्रामीण है, निर्वाचन क्षेत्र शहरी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लेंगे। मतलब वो जो निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए शहर में नहीं होना चाहिए, वो निर्वाचन क्षेत्र जो है वो ग्रामीण होना चाहिए। मतलब ऐसे विधायक जिनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, ग्रामीण है, और उस जनपद पंचायत के भीतर, मतलब उनके निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अगर कोई जनपद पंचायत आता है तो उस जनपद पंचायत के वो क्या रहेंगे, पदेन सदस्य होंगे। पदेन का मतलब उनको पद मिला रहेगा उसका, ठीक। तो पदेन सदस्य होंगे, स्थायी सदस्य नहीं होंगे, पदेन सदस्य होंगे, ये भी याद रखना। तो विधायक ग्रामीण जो रहते हैं वो पदेन सदस्य रहते हैं। तीसरा, ग्राम पंचायतों के 1/5 सरपंच चक्री क्रम में एक एक वर्ष के लिए लॉटरी निकालकर क्या बनेंगे, पदेन सदस्य बनेंगे। याद रखना पदेन, इसको ध्यान रखना, पदेन सदस्य। तो देखो जैसे कि ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत में कितना है, कई ठो ग्राम सभा है, मान लो जाए 5 ठो है, 1 2 3 4 5 ग्राम पंचायत नहीं, जनपद पंचायत। एक जनपद पंचायत के अंतर्गत कितने हैं, ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है। भाई एक जिला के भीतर कितने, कई सारे जनपद पंचायत होंगे, एक जनपद पंचायत के भीतर कई सारे ग्राम पंचायत होंगे, एक ग्राम पंचायत के भीतर कई सारी ग्राम सभा होगी। तो एक जनपद पंचायत के भीतर मान लो जाए 5 ठो ग्राम पंचायत है। अब इस ग्राम पंचायत का क्या होगा, एक एक ठो सरपंच होगा कि नहीं होगा, एक सरपंच एक सरपंच एक सरपंच एक सरपंच। तो इस जनपद पंचायत का जो सदस्य निर्माण होगा वो उसमें क्या करेंगे, एक बार ये सरपंच जाके बन जाएगा, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। उसके बाद चक्री क्रम में, चक्री क्रम का मतलब समझते हैं, रोटेटिंग सर्कल, 1 साल के लिए ये बनेगा, फिर 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 1 साल के लिए ये बनेगा। तो चक्री क्रम का मतलब ऐसा रोटेट होते जाएगा। 5 साल का कार्यकाल होता है ना, तो 1 साल के लिए ये जाके बनेगा, 1 साल के लिए ये सरपंच, 1 साल के लिए ये सरपंच, 1 साल के लिए ये सरपंच, 1 साल के लिए ये सरपंच। अब कौन सा सरपंच पहले बनेगा, कौन से गांव का सरपंच पहले बनेगा, वो लॉटरी निकालकर निर्णय होगा। वर्ष के लिए लॉटरी निकाला जाएगा। लॉटरी कैसे निकालते हैं मैं बताया था, डब्बा है ना, वो लॉटरी निकाला जाएगा और एक एक करके एक एक सरपंच चक्री क्रम में क्या करेंगे, जा जाके जनपद पंचायत में क्या बनेंगे, पदेन सदस्य बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये 3 तरीके के वहाँ पर सदस्य होते हैं, विधायक, ग्रामीण, निर्वाचित और यहाँ पर पदेन सदस्य। तो ये आपका जनपद पंचायत की संरचना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में जब अपन आएंगे तो इससे आगे वाला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ग्राम पंचायत आप लोग को अच्छे समझ में आया हो। पंचायती राज जनपद पंचायत हम लोग स्टार्ट कर दिए, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग इससे आगे का करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।